गरीब बहनों और अमीर भाभियों का बंटवारा। अरे माँ, हमारे दोनों भाई कहाँ हैं? इतनी लेट कौन करता है? बताओ ना माँ, आखिर कहाँ है भैया? अरे तुम्हारे भाई तो सुबह 6 बजे ही घर से किसी जरूरी काम के लिए चले गए थे। ये सुनने के बाद वो तीनों मुंह फुलाकर चुपचाप सोफे पर बैठ जाती हैं। तभी घर की घंटी बजती है, जिसके बाद राजवती दरवाजा खोलने के लिए जाती है। आती हूँ, जरा सब्र रखो। जैसे ही राजवती घर का दरवाजा खोलती है, उसके दोनों बेटे दरवाजे पर खड़े होते हैं और उनके हाथों में कई सारे तोहफे होते हैं। अरे बाप रे बाप, इतने सारे तोहफे! क्या बात है, अपनी बहनों के लिए इतना प्यार! मुकुल और श्रवण दोनों अपनी बहनों को तोहफे उन्हें लाकर दे देते हैं, जिसके बाद उन दोनों की तीनों बहनें बहुत खुश होती हैं और खुशी खुशी तीनों मिलकर अपने दोनों भाइयों को राखी बांध देती हैं। ये देख राजवती अपने बच्चों से कहती है, तुम भाई बहन के रिश्तों को कभी किसी की नजर ना लगे। भगवान तुम्हारे इस रिश्ते को हमेशा सही सलामत रखे। राजवती इतना कही रही होती है कि तभी घर पर पंडित जी आते हैं। इस राखी के शुभ अवसर पर आपके घर पर बहुत अच्छी खुशखबरी आई है। ये दोनों लड़कियां बहुत सुंदर और सुशील हैं, ऊपर से बहुत अमीर भी हैं। इनका रिश्ता आपके दोनों बेटों के लिए आया है। लड़कियों की फोटो वाकई बहुत सुंदर होती है। राजवती को वो दोनों फोटो में ही बहुत पसंद आ जाती हैं, जिसके चलते वो पंडित से उन्हें घर पर बुलाने के लिए कह देती हैं। पंडित जी, अब मैं जल्द से जल्द इन लोगों से मिलना चाहती हूँ। आप एक काम कीजिए, इन लड़कियों के माता पिता को मेरे घर बुला लीजिए। राजवती के कहने पर पंडित कुछ दिन बाद उन दोनों के माता पिता को घर ले आता है, जिसके बाद राजवती उनसे अच्छे से बात कर लेती है और इसी के चलते शादी पक्की हो जाती है। कुछ दिनों में राजवती के दोनों बेटे मुकुल और श्रवण की शादी मेघा और शिवन्या से हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों अपनी पत्नियों को अपने साथ अपने घर ले आते हैं। आओ बहू, अंदर आओ, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। राजवती अपनी दोनों बहू का बहुत ही प्यार प्रेम से गृह प्रवेश करती है, जिसके बाद वह अपने घर की सभी जिम्मेदारियों के बारे में अपनी दोनों बहू को अच्छे से समझा देती हैं। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, अब आपकी बहू इस घर में आ गई हैं। अब हम दोनों मिलकर इस घर की सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझेंगे और आपको कभी कोई परेशानी नहीं होने देंगे। हाँ माँ जी, अब आपके घर के भागदौड़ की चिंता भी आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी दोनों बहुओं की समझदारी देखकर राजवती को बहुत खुशी मिलती है। अपने पहले दिन से ही दोनों बहू घर की जिम्मेदारी को अच्छे से समझती हैं और घर के सारे काम भी करती हैं। एक घर में काम करती है तो दूसरी बाजार से सब्जी ले आती है, फिर दोनों मिलकर खाना बनाते हैं। इसी प्रकार वह घर को चलाने लगती हैं। एक दिन अचानक से उन दोनों की तबीयत खराब हो जाती है, जिसके चलते वह दोनों अपनी तीनों नंद से कहती हैं, ममता, कोमल, रेशमा, आज हम दोनों की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो मैं कह रही थी कि तुम तीनों मिलकर घर के काम कर लो, हम दवाई खाकर थोड़ा आराम कर लेते हैं। हाँ, कल रात से ही हम दोनों की तबीयत खराब है, मेरे तो सर में भी दर्द हो रहा है और चक्कर भी आ रहे हैं। उन दोनों की बातें सुनकर उन दोनों की तीनों नंद जोर जोर से हंसने लगती हैं। देखो तो सही ने, इनको लगता है कि ये हमें काम बताएंगे और हम काम करने लगेंगे। अरे हमारे पास और कुछ है नहीं क्या करने के लिए? व्हाट रबिश, तुम लोगों का मुझे समझ ही नहीं आता। घर में 2-4 काम होते हैं, उसमें भी तुम थक जाती हो और बीमारी का बहाना लगाने लगती हो। तुम्हें क्या लगता है कि हम इतने तैयार होने के बाद यहाँ घर में झाड़ू पोछा करेंगे, बर्तन धोएंगे? अरे हमें पार्टी में जाना है, हम पार्टी में जाएंगे। तुम तीनों ऐसा बर्ताव क्यों करती हो हमारे साथ? भला हम भी तो इस घर में इस घर की बहू हैं। तुम्हें हमारे साथ मिलकर काम करवाना चाहिए। और फिर ऐसा कहाँ लिखा है कि शादी के बाद घर में जाकर सिर्फ बहू ही काम करेगी, बेटियां काम को हाथ भी नहीं लगाएंगी? हमसे तो किसी भी काम की उम्मीद करना तुम्हारा बेकार ही है, हम कोई भी काम नहीं करने वाले। तभी वहाँ मुकुल और श्रवण आ जाते हैं और दोनों अपनी पत्नियों को अपनी बहनों से बहस करते हुए सुन लेते हैं, जिसके चलते उन दोनों की पत्नियां उनसे कहती हैं, देख रहे हो आप, आपकी तीनों बहनें हमारा एक काम भी नहीं सुनती हैं। अरे इस तरह कब तक चलता रहेगा? थोड़ा सा ही तो घर का काम है, क्या तुम्हारी बहन हमारा हाथ बटा नहीं सकती घर के कामों में?
ये सोच भी कैसे लिया कि इस घर में हमारी बहनें काम करेंगी? आज तक हमने इन्हें जमीन पर पैर रखने नहीं दिया और तुम घर के काम करवाने की बातें कर रही हो। अगर तुम दोनों को इस घर में रहना है तो हमारी बहनों के साथ तमीज से पेश आओ और आइंदा मैं ये सब दोबारा सुन ना लूं अपनी बहनों के खिलाफ। मुकुल और श्रवण अपनी पत्नियों को डांट कर वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद उन दोनों की तीनों बहनें अपनी भाभियों से कहती हैं, देखा हमने तो कहा ही था लेकिन तुम्हें हमारी सुननी ही कहाँ है। आइंदा दोबारा से अगर हमें किसी काम के बारे में तुमने बोला तो इसी तरह तुम्हें डांट पड़ेगी। चलो अब हमें पार्टी के लिए चलना है, जाने दो इन्हें, ये अपने आप ही घर के काम कर लेंगे। वह तीनों वहां से चली जाती हैं, जिसके बाद शिवन्या और मेघा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो दवाई खाती हैं और थोड़ी देर आराम करके खुद ही घर के सारे काम कर लेती हैं। उस दिन के बाद से वह अपनी तीनों आलसी नंदों को काम बताना ही बंद कर देती हैं। ऐसे ही कुछ दिनों बाद मुकुल और श्रवण की तीनों बहनें अपनी पसंद के लड़कों के साथ शादी करके अपने भाइयों से आशीर्वाद लेने आती हैं। तुम तीनों ने एक बार भी हमें बताना जरूरी नहीं समझा। अगर हमें बता देती तो हम तुम्हारे लिए और अच्छे लड़के ढूंढ लेते। खैर अब जो हुआ सो हुआ, अब तुम अपनी आगे की जिंदगी में खुश ही रहना। ऐसा कहने के बाद वह दोनों अपनी तीनों बहन को विदा कर देते हैं। लेकिन उन्होंने अपनी पसंद की शादी तो कर ली थी, पर जब उनके तीनों पतियों की नौकरी छूट जाती है तो उन्हें गरीबी देखनी पड़ती है, जिसके चलते वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। तभी उनके पति उन्हें अपने घर से अपने हिस्से की प्रॉपर्टी लाने के लिए कहते हैं। बेटियां पराई हो जाती हैं तो क्या हुआ, घर में तो हिस्सा उनका भी होना चाहिए। अगर तुम्हें उस घर से तुम्हारा हिस्सा मिल गया तो हमारी सारी परेशानियां ठीक हो जाएंगी और हमें इतनी मुसीबत झेलनी नहीं पड़ेगी। अपने पतियों की बात सुनकर वो तीनों अपने घर पहुंच जाती हैं और बंटवारे की बात अपनी भाभी और अपनी माँ से करने लगती हैं। उस समय उन तीनों के भाई घर पर नहीं होते हैं। हम यहाँ अपना हिस्सा लेने आए हैं जो कि हमें नहीं मिला इस घर में। हम तीनों बहनों का भी तो हिस्सा है। ये कैसी बातें कर रही हो? अगर तुम इस घर से अपना हिस्सा ले लोगी तो फिर तुम्हारे भाइयों को क्या ही मिलेगा? कहाँ रहेंगे वो दोनों? उनके बारे में तो सोचो। हमें उनके बारे में कुछ नहीं सोचना, हमें बस हमारा हिस्सा चाहिए तो चाहिए। और फिर काय के भाई, हमने अपनी पसंद की शादी कर ली तो उन्होंने हमें फूटी कौड़ी तक नहीं दी। ऐसे होते हैं क्या भाई? अरे ऐसे भाई होने से अच्छा है कि बहनों के भाई ही ना हो। ये सुनते ही मेघा रेशमा के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारती है। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई ये सब कहते हुए? बचपन से उन्होंने तुम्हें पाला पोसा, इतना बड़ा किया, तुम्हारी सारी ख्वाहिश पूरी की, यहाँ तक कि घर में तुम्हें एक काम को हाथ तक नहीं लगाने दिया। उसके बाद भी तुम अपने भाइयों के बारे में ऐसा बोल रही हो? तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। ये सब मुकुल और श्रवण इस समय दरवाजे पर जाकर सुन लेते हैं, जिसके चलते उन्हें अपनी बहनों का ये सब बोला हुआ बहुत बुरा लगता है। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी बहन ऐसा सोचती है। लेकिन फिर भी तुम तीनों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा हिस्सा तुम्हें दे दूंगा। अपने भाइयों के सामने अपनी सच्चाई आते हुए देख उन तीनों को अपनी गलती का पछतावा होता है, जिसके चलते वो तीनों अपने भाइयों से माफी मांगती हैं। श्रवण और मुकुल दोनों अपनी तीनों बहनों को माफ कर देते हैं, जिसके बाद वो उनके पतियों की बहुत मदद करते हैं और उन्हें अच्छी जगह नौकरी भी दिलवा देते हैं। कुछ समय बाद कोमल, रेशमा, ममता तीनों के पति नौकरी करके अपनी परेशानियों को खत्म कर लेते हैं और अब वह सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। सरोज दो पड़ोसन के साथ सुबह सुबह पार्क में एक्सरसाइज कर रही थी। ये एक्सरसाइज हो गई है, अब हाथ ऊपर करके हंसो। वैसे तू अपने बेटे की शादी कब कर रही है? हमारे बेटों की तो हो गई, अब तू भी अपने बेटे की शादी कर, हमें लड्डू पेड़े खिला। हाँ हाँ, वैसे हमारी बहू बहुत अच्छी है, पता नहीं तेरी कैसी आएगी। कहीं तेरे बेटे ने खुद से शादी कर ली तो? बस बंद करो तुम अपनी बकर बकर। मैं अपने बेटे के लिए बहू खुद लाऊंगी, जैसी मुझे चाहिए वैसी, जो मेरे कहने पर बैठे, मेरे कहने पर खड़ी होए। और जहाँ तक तुम्हारी बहू की बात है तो देखा है कैसे तुम्हारी नाक में दम करके रखती हैं। और मेरे बेटे की शादी होगी तो लड्डू खिला दूंगी तुम्हें। अरे तू खामखा चढ़ गई, जब देखो खड़ूस वाले कैरेक्टर में आ जाती है। हाँ तो अपनी जुबान को लगाम लगा कर रखा करो, मेरा मुंह खुलेगा तो सुनोगी। फिर सरोज अपने घर आ जाती है। फ्रेश होने के बाद चाय बनाते हुए कहती है,
मुझे अपने लिए किसी देसी बहू को ढूंढना होगा जो सारी बातें माने। अगर ज्यादा पढ़ी लिखी मॉडर्न आ गई तो वो मेरे सर पर चढ़कर नाचेगी, जो मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है, और फिर मैं उसका सारा घमंड चूर चूर कर दूंगी। अरे क्या हुआ, आप क्यों बड़बड़ा रही हैं? मुझसे ही बात कर लीजिए। अच्छा हुआ तू आ गया, तेरे ही बारे में सोच रही थी मैं तो। अयुग बेटा, मैं जिस लड़की से तेरी शादी करूंगी तो तू उससे ही करेगा ना? तेरी नजर में तो नहीं है ना कोई? नहीं माँ, जब मुझे पता है आपने मेरे लिए इतने सपने सजा रखे हैं तो मैं आपके सपनों को क्यों तोड़ूं? आपकी पसंद से ही शादी करूंगा मैं तो। हाय मेरा राजा बेटा, जुग जुग जियो। फिर सरोज पंडित जी से अपने मन मुताबिक लड़की की छानबीन करती है तो पंडित जी उसे सर्वगुण संपन्न सुशील देसी लड़की के बारे में बताते हैं। संपदा की तस्वीर देखते ही सरोज शादी के लिए हाँ कर देती है। फिर अगले महीने ही संपदा की युग से शादी हो जाती है, जहाँ सास सरोज अपनी बहू का गृह प्रवेश करती है। आजा आजा मेरी प्यारी बहू, अब तो तू मेरे घर को संभालने के लिए आ गई है। अब तो मैं चिंता मुक्त हो गई हूँ। जी माँ जी, हमको आशीर्वाद तो दीजिए। इतना कहकर संपदा अपनी सास के रगड़ रगड़ कर पैर छूती है। अरे मोरी मैया, बहू क्या कर रही है? मैं गिर जाऊंगी, आराम से कर। खुश रहो, सदा सुहागन रहो। आहा, हो गया माँ जी। हे भगवान, बहू तू ऐसे कैसे पैर छू रही थी? गिर जाती अभी मैं। माँ ने कहा था सास के बहुत देर तक पैर छूने होते हैं, बस मैं वही कर रही थी। अच्छा ठीक है, अब जाओ आराम कर लो, फिर तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म होगी कुछ देर बाद। जी माँ जी। इतना कहकर सब अपने कमरे में चले जाते हैं। कुछ देर बाद बहू देसी स्टाइल में तैयार होकर मुंह दिखाई के लिए आती है। फिर सास उसका घूंघट ऊपर उठाकर उसे बैठा देती है। अरे बहू, ये तूने इतनी लंबी मांग भरी हुई और चूड़ियां भी इतनी भर भर के पहनी है, और साड़ी मेरी तरह क्यों नहीं पहनी? आगे पल्ला कर रखा है। वो का है माँ जी, हमारे में लंबी मांग ही भरते हैं पति की लंबी उम्र के लिए, और चूड़ियां भी पहननी जरूरी है। नई दुल्हनिया जो है हम, और आपकी तरह साड़ी काहे पहने हम? हमें ऐसा अच्छा लगता है, लग रहे हैं ना हम बिल्कुल देसी बहू। हाँ हाँ बहू, तू बहुत अच्छी लग रही है। सरोज, तू तो एक नंबर की देसी बहू लाई है। जैसे बहू बहुत सुंदर है, ये बहू तेरा शगुन। हाँ, ये तो सच कहा नीलम तूने, ये तो भोजपुरी भी बोलती है। ज्यादा ही देसी बहू ले आई, उकाई काहे करने वाली। हाँ बिल्कुल सही बोली, इससे अच्छा हमारी बहू है, कम से कम स्टैंडर्ड और अमीर तो लगती है। हो गया तुम्हारा फिर से चालू? नहीं नहीं, हम तो कुछ नहीं कह रहे थे। संपदा बहुत प्यारी है, तेरे सुंदर हाथों के लिए सुंदर सा कड़ा। शुक्रिया आंटी जी। फिर सब बहू को आशीर्वाद और शगुन देकर चले जाते हैं। सरोज पड़ोसन की बातों से खिसिया जाती है। वहीं अगले दिन उसकी पहली रसोई होती है और वो रसोई में कहती है, अरे यहाँ पर खाना कैसे बनाऊं? चूल्हा तो है ही नहीं। चलो गैस पर ही बनावत है, लिट्टी चोखा और दाल भात में लहसुन की चटनी, वही बनावत है। संपदा गैस पर सारा खाना बना लेती है और सरोज से कहती है, सुनिए माँ जी, वो रसोई में हमको ना सिलबट्टा नहीं दिखत है, कहाँ रखी है? हम लहसुन की चटनी बनावत हैं। अरे बहू, हमारे घर में वो नहीं है, वहीं साइड में मिक्सी ग्राइंडर रखा हुआ है, इसमें ही बना ले। माँ जी, वो हमें चलाना ही नहीं आवत है। मैं बताती हूँ, बटन ऑन कर देना और टमाटर प्याज लहसुन जो डालना है ढक्कन लगाकर पीस लेना, बन जाएगी चटनी। ठीक है माँ जी। ऐसा कहकर संपदा उस मिक्सी में लहसुन की चटनी बनाती है। बटन चालू करते ही सारी पिसी हुई चटनी पूरी रसोई में फैल जाती है, और ये देखते ही सरोज कहती है, ए मारा राम जी, ये तूने क्या किया बहू? अरे तुझे कुछ आता भी है या नहीं? पूरी रसोई का सत्यानाश कर दिया। इतनी भी देसी बहू नहीं लानी थी कि एक मिक्सी ग्राइंडर ना चला पाए। सॉरी माँ जी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। कोई बात नहीं, अब साफ करिए सब। फिर संपदा रसोई साफ करके खाना बनाकर लाती है और अपने पति और सास को परोसती है। अरे बहू, तू भी खाना खा ले। सास की बात सुनकर संपदा जमीन पर चटाई बिछाकर खाने लगती है। अरे संपदा, ये तुम क्या कर रही हो? डाइनिंग टेबल पर बैठो, जमीन पर नहीं खाते हैं। मुझे जमीन पर ही खाना अच्छा लगता है। मैं तो कहती हूँ आप दोनों भी बैठ जाइए। नहीं नहीं बहू, तुम ही बैठो।
ऐसे ही वक्त गुजरता है। धीरे धीरे संपदा बहुत देसी चीजें करने लगती है। एक दिन तो वो घर के बाहर आई गाय के गोबर को उठाकर घर में ले आती है और जमीन पर लीप देती है, जिससे बहुत भयंकर बदबू हो जाती है। छी छी छी, घर में इतनी बदबू कहाँ से आ रही है और ये मेरे पैर में गोबर कैसे? सत्यानाश हो, कहीं इस देसी बहू ने फिर से कुछ हरकत तो नहीं कर दी। ओफो माँ जी, आपने क्या कर दिया? मैंने अभी अभी यहाँ पर गोबर से लीपा था। तुझे इसकी क्या जरूरत थी? ये सब गांव में होता है, शहर में नहीं। हटा इसे। फिर संपदा उस पर हुए गोबर को हटा देती है, पर अपनी देसी चीजों से बाज नहीं आती। एक दिन तो वो युग को ऑमलेट के साथ लहसुन की चटनी देती है बजाय केचप के, जिससे युग भी परेशान होता है। इतना ही नहीं, एक दिन दूध खत्म हो जाता है तो देसी बहू पड़ोस की गाय से खुद दूध निकाल रही होती है। अरे युग, ये बहू कहाँ चली गई? अभी तो यहीं थी। माँ, मैंने उसे बाहर जाते हुए देखा। चलिए, लगता है आप फिर कुछ गड़बड़ कर रही है। दोनों माँ बेटे जैसे ही घर के बाहर जाते हैं तो साथ वाली पड़ोसन इशारे से बुलाती है। उनके जाने पर दोनों माँ बेटे देखते हैं उनकी प्यारी देसी बहू अपने हाथों से गाय का दूध ले रही है। हे कृष्ण भगवान, ये तू क्या कर रही है संपदा बहू? युग से कह देती, ये गाय का दूध निकालने की क्या जरूरत पड़ गई? माँ जी, अब आपको क्या बोलते, आप पैसे खर्च करती, इससे अच्छा मैं खुद दूध ले आई। और ये तो डायरेक्ट दूध है, बाहर का तो मिलावटी होता है। ओफो संपदा, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मैं तंग आ गया हूँ तुम्हारी देसी चीजों से। और मैं भी। इतना कहकर दोनों घर में चले जाते हैं। माँ बेटे अब बहू के देसी चीजों से काफी परेशान हो जाते हैं। तो युग एक मॉडर्न लड़की से शादी करके आता है और सरोज खुशी से अपने बहू बेटे का गृह प्रवेश करवाती है। ये देख संपदा रोती है। माँ जी, युग जी, ये सब का है? अपने हमरे लिए सौतन लावत हैं, वो भी मॉडर्न वा। का है आप हमारे साथ ही किए? करना पड़ा बहू। हम जब तुझे समझ रहे थे तूने हमारी बात नहीं समझी, इसीलिए मैं अपने लिए मॉडर्न बहू ले आई, यानी कि तेरी सौतन। अब तेरी मर्जी है, तू इस घर में रहना चाहती है या जाना चाहती है। कभी गोबर लाती है तो कभी लहसुन की तीखी चटनी मेरे बेटे को ऑमलेट से खिलाती है। संपदा, मैं तुम्हारी इन देसी हरकतों से परेशान हो गया था, इसलिए मैं अपने लिए मॉडर्न वाइफ लाया हूँ। जैसे ये दिखने में कितनी सुंदर है और इसे ऑटोमेटिक मशीन, मिक्सी सब चलाना आता है। आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? आप मुझे एक मौका देते, मैं सुधरने की कोशिश करती। अब मैं जीकर क्या करूंगी? प्लीज प्लीज माँ जी, युग जी, इसे वापस छोड़कर आ जाइए। हम पक्का कह रहे हैं, हम सुधर जाएंगे। संपदा बहुत रोने लगती है। तभी उसकी ये हालत देखकर सास और बेटे हंस पड़ते हैं। अरे बस बस, इतना रोने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ये मेरी वाइफ नहीं है, मेरी बहन है तारा। हाँ भाभी, ये मेरे भैया हैं। मैं इनसे शादी भला कैसे कर सकती हूँ? वो तो आपको सबक सिखाने के लिए हम तीनों ने ये प्लान बनाया था। अब तुझे अकल आई बहू या नहीं? माँ जी, मुझे अकल आ गई। अब मैं खुद को बदलने की कोशिश करूंगी। तारा, मुझे सब सिखा दोगी ना? हाँ भाभी। इस तरह देसी बहू को सबक मिल जाता है और तारा उसे मॉडर्न चीजें इस्तेमाल करना सिखाती है। इसके बाद वह धीरे धीरे सब सीख कर खुशी खुशी रहने लगती है।